Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of 1000 Concepts in 100 Days Science and Technology Edition. Now Science and Technology Edition अभी हमारी recent edition है in 1000 Concepts in 100 Days. जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये जो सीरीज़ है 1000 Concepts की, इसमें पहले हमने इंडियन इकोनॉमी कवर किया था, फिर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट और अब बारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की. नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन से टॉपिक के हम 10 कॉन्सेप्ट्स करेंगे. लेट्स टेक अ लुक एट दैट. देखो, आपको जैसे याद होगा कि डे 1 पे हमने कवर किया था बायोटेक्नोलॉजी, जिसके 10 कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे. डे 2 पे आईटी एंड कंप्यूटर्स, डे 3 पे स्पेस के हमने 10 कॉन्सेप्ट्स किए थे और आज है डे 4 जिसमें हम डिफेंस के 10 कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे. ऑलराइट, नाउ याद रहे कि ये जो 10 कॉन्सेप्ट्स हैं ये किस बेसिस पे हमने चूज किए हैं. ऑब्वियसली एज आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर कि ये जो 10 कॉन्सेप्ट्स हैं दीज आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी टू फीचर इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2022 दिस ईयर. राइट, तो डिफेंस के वो 10 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं जो हमने आज के लेक्चर में कवर करने हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जामिनेशन में फीचर करने की. Alright, so let's start with defense and let's take a look at the 10 concepts of defense. पहले तो हम देखेंगे प्रोजेक्ट 75. ये इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है फॉर सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग. जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिया चाहता है कि डिफेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम खुद मैन्युफैक्चर करें. हम सेल्फ रिलायंस चाहते हैं, हम किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते. नाउ सबमरीन्स के केसेस में ये हम खासकर चाहते हैं बिकॉज नेक्स्ट जो वॉरफेयर होगा वो ओशंस में होने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो जो भी ओशंस पे महारत हासिल करेगा वही कंट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेके जाएगी. अब प्रोजेक्ट 75 ओशंस पे महारत हासिल करने के लिए सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोजेक्ट है. राइट, ना जब हम सबमरीन का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो नेचुरल सी बात आ जाती है न्यूक्लियर और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के फर्क के बारे में. सबमरीन्स दो तरीके की होती हैं. आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि न्यूक्लियर सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक. तो इसके फर्क को देखेंगे. देन विल टॉक अबाउट कोस्टल रडार नेटवर्क. देन विल टॉक अबाउट क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी बहुत ज़्यादा आता है. देन एंटी टैंक मिसाइल्स इंडिया की कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे. देन द वेरी फेमस S-400 सिस्टम, ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम, जो हमने रशिया से प्रोक्योर किया है. देन विल टॉक अबाउट स्मार्ट सिस्टम, इंद्रजाल, ये इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है यूजिंग ड्रोन्स. एंड देन इन द एंड ब्रीफ में हम बात करेंगे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0. ऑलराइट, सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्ट 75. ना देखो, सिंपल सी बात है, जो हमारा सबमरीन प्रोजेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी तक हमने जो सबमरीन्स ली हैं या सबमरीन्स हमारे पास हैं वो हमने डेवलप्ड नेशन से प्रोक्योर की हैं. अगेन इंडियन ओशन रीजन में, खासकर इंडियन ओशन रीजन में महारत हासिल करने के लिए ये कोवर्ट वॉरफेयर, सबमरीन वॉरफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ सबमरीन्स हम चाहते हैं कि हम खुद मैन्युफैक्चर करें, हम नहीं चाहते कि हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट हों. इसके लिए हमने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट 75 वे बैक इन 2007. सो प्रोजेक्ट 75 आए, ये मॉडिफाइड वर्जन है प्रोजेक्ट 75 का. Approved in 2007 is a part of Indian Navy's 30-year plan for indigenous submarine construction. खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं. This project envisages indigenous construction of submarines equipped with state-of-the-art air-independent propulsion system. Now, air-independent propulsion system का मतलब क्या है? देखो, सबमरीन्स जो जनरली चलती हैं ना, डीजल इंजन पे जो सबमरीन्स चलती हैं उन्हें बार बार सरफेस पे आना पड़ता है एयर लेने के लिए, बिकॉज फ्यूल जो भी होगा, स्पेशली फॉसिल फ्यूल डीजल जैसा, उसे एयर तो चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर बर्निंग दैट फ्यूल. तो इसके लिए सबमरीन ना ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रह सकती, उसे बार बार सरफेस पे आना पड़ेगा. और अगर बार बार सरफेस पे कोई सबमरीन आएगी तो एनिमीज आपको डिटेक्ट कर सकते हैं. इसीलिए आप एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसमें एयर कम से कम यूज हो, वो सबमरीन बनाना चाहते हो स्टेट ऑफ द आर्ट. और प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 43,000 करोड़. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इट विल बी द फर्स्ट अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल. नाउ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करे. कितना ही बर्डन गवर्नमेंट उठा लेगी, तो प्राइवेट सेक्टर नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, जैसे यूएसए में है. यूएसए में तो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहां प्राइवेट प्लेयर्स इनोवेशन करके नए नए डिफेंस प्रोडक्ट्स देते हैं वहां के आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को.
तो हम चाहते हैं इंडिया में भी ऐसा हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डीआरडीओ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगा सिलेक्टेड प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे कि आप ये मैन्युफैक्चर करो। तो सबमरीन्स के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए भी प्राइवेट प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है ना। अब हम और जानकारी ले लेते हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में। द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इन जून 99, ये जो प्रोजेक्ट 75 है ना, ये 1991 में आया था, 1999 में आया था। 2007 में इसका नाम चेंज हो गया था, प्रोजेक्ट 75I हो गया था ये, राइट। सो या had approved a 30-year submarine building plan which included construction of 24 conventional submarines indigenously by 2030. Now 24 conventional submarine का मतलब है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ठीक है। Project 75I succeeded Project 75 under which 6 diesel electric attack submarines of Kalvari class based on Scorpion class were constructed. Out of the total 24 submarines to be built in India, 6 will be nuclear powered. ना न्यूक्लियर पावर्ड और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में क्या फर्क है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अभी बस आपको याद रखना है, जो 24 सबमरीन बनाई जाएंगे अंडर प्रोजेक्ट 75, उसमें से 6 न्यूक्लियर सबमरीन होंगी। एंड न्यूक्लियर सबमरीन सबसे एडवांस सबमरीन्स हैं। अभी करंटली इंडिया हैज ओनली 1 न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम है अरिहंत एट द मोमेंट। एक और है INS अरिघात, पर वो रिटायर करने वाले हैं उसको। INS Arighat, also a nuclear powered ballistic missile submarine, is to be commissioned soon. सॉरी, रिटायर करने वाले नहीं है, दोबारा इंक्लूड करने वाले हैं। INS चक्रा को हम वापस रशिया को देने वाले हैं। तो अरिहंत हम बना चुके हैं, अरिघात निकालने वाले हैं। INS चक्रा जो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन थी, उसको हम वापस रशिया को देने वाले हैं। ऑलराइट, चलो अब प्रोजेक्ट 75 के बारे में जो डिटेल्स आपको यूपीएससी के लिए पता होनी चाहिए वो तो आपको पता चल गई। अब हम देखते हैं ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है और ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, इनमें क्या फर्क है। ऑलराइट, तो फटाफट से देखते हैं। देखो, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ना, ये चलती हैं डीजल इंजन से, और बीच बीच में डीजल इंजन ऑफ हो जाता है और इलेक्ट्रिक बैटरी से चलती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, ठीक है। पर बीच बीच में इन्हें डीजल इंजन यूज करना पड़ता है टू चार्ज द बैटरी एज वेल, ठीक है। सो दे यूज इलेक्ट्रिक मोटर्स चार्ज बाय डीजल इंजन्स टू मूव। These engines require air and fuel to operate, which means they need to resurface more frequently. सतह पर यानी कि सरफेस पर पानी के बार बार आना पड़ता है, मेकिंग देम इजियर टू डिटेक्ट। एनिमी इसे इजीली डिटेक्ट कर सकता है। When running on electric mode, these submarines are much quieter than when their diesel engines are running. Obviously, ये तो हम कन्वेंशनल विजडम से भी जान सकते हैं कि डीजल गाड़ियां खड़खड़ ज़्यादा करती हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक गाड़ियां। तो डीजल इंजन पे जब चल रही है ये सबमरीन, तो इट इज वे मोर नॉइजियर देन व्हेन इट इज रनिंग ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। मोस्ट सबमरीन्स टुडे आर कन्वेंशनल। तो याद रहे, कन्वेंशनल सबमरीन्स मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ना ये जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, दे आर स्मॉलर एंड चीपर टू मेंटेन एज कंपेयर टू न्यूक्लियर सबमरीन्स, ठीक है ना। न्यूक्लियर सबमरीन्स क्या है? ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से चलती हैं ना। आपको पता होगा न्यूक्लियर फिशन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जब होता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वही एनर्जी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है और स्टीम से हम टर्बाइन चलाते हैं। बस यही प्रोसेस सबमरीन में यूज करना है। न्यूक्लियर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, स्टीम बनानी है, स्टीम ने टर्बाइन को चलाना और टर्बाइन ने सबमरीन को चलाना है। So it is a run of steam generated by an onboard nuclear reactor that turns the turbine. Having a source of power that runs for so long means that they can remain submerged for years. सालों ये पानी में रह सकते हैं। ऊपर इन्हें तभी आना है बस जब इनके लोगों को खाना या पानी चाहिए जो अंदर सबमरीन में है। वरना अगर सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, जो लोग हैं अंदर सबमरीन के, अगर वो सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो इसको ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है, पानी के नीचे सालों रह सकती है। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज है बस, दे आर लार्जर एंड रिक्वायर मोर एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉस्टली है ये और मेंटेनेंस भी इसकी मुश्किल है, ठीक है ना। एक और चीज जिससे आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं, और वो चीज क्या है कि बहुत सारे ना शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं सबमरीन्स के लिटरेचर में, ठीक है। वो शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे SS वर्ड यूज होगा। SS का मतलब सबमरीन ही होता है। फुल फॉर्म है सबमर्सिबल शिप, यानी कि सबमरीन। SSK किसके लिए हम यूज करते हैं? डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन।
SSN किसके लिए यूज करते हैं? न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। SSB हम यूज करते हैं, SSB होती है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आप डाल सकते हो, यानी कि सबमरीन से आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। सो डीजल इलेक्ट्रिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। और अगर न्यूक्लियर सबमरीन है और उस पर आप बैलिस्टिक मिसाइल डाल दो तो वो SSBN बन जाता है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम पे, विच इज कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क। देखो, हम चाहते हैं कि कोस्टल रीजन्स में हमारे पास ना रेडार कैपेबिलिटी हो। उस रेडार के थ्रू ना हम क्या करेंगे कि जितनी भी सी बेस्ड एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी ओशंस में एक्टिविटी हो रही है, उसे हम ट्रैक कर सकें। अब वो किस लिए ज़रूरी है? कई बारी एनिमी आ रहा होता है, दूर से ही हमें पता चल जाएगा एनिमी के बारे में, बिकॉज वी आर एबल टू ट्रैक दी ओशंस। कई बार सी पायरेसी हो रही होती है, तो सी पायरेट्स को ट्रैक करने के लिए यू रिक्वायर कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क, है ना। सो कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क हमारा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें हम हमारी नेबरिंग इंडियन ओशन रीजन की नेबरिंग कंट्रीज को इनवाइट करके कोस्टल रीजन्स में रेडार सेटअप करेंगे, जिससे हमारा बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस है अगेन कि हम मरीन इंफॉर्मेशन, मैरिटाइम इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द एम इज टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, ओशियानिक रीजन की अवेयरनेस इन अ स्ट्रेटेजिक इंडियन ओशन रीजन। This will also help in expanding India's assistance for capacity building to Indian Ocean littoral states. Indian Ocean littoral states का मतलब है वो कंट्रीज जिनकी कोस्टलाइन लगती है इंडियन ओशन के साथ। तो इंडिया ना इन कंट्रीज को भी हेल्प करेगा। अभी ऑलरेडी सेशल्स और बांग्लादेश से बात चल रही है कि हम आपके भी ये कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क लगा देंगे। The assistance to these countries comes under India's program called सागर। इंडिया का एक सागर इनिशिएटिव है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इधर रीजन कौन सा है? इंडियन ओशन रीजन। तो यहां पे सिक्योरिटी हो और ग्रोथ हो। अच्छा, ये जो कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क है, इसके फेज 1 में क्या होगा? कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क 46 कोस्टल रेडार स्टेशंस हैव बीन सेट अप अक्रॉस द कंट्रीज कोस्टलाइन। फेज 2 में क्या है? 38 स्टैटिक रेडार स्टेशंस एंड 4 मोबाइल रेडार स्टेशंस, यानी कि उन्हें मूव कर सकते हो अलोंग द कोस्टलाइन, are being set up by Coast Guard and is in advanced stage of completion. ठीक है। Under phase 2 of the project, ये हम कर चुके हैं। The Indian Coast Guard is a multi-mission organization conducting round-the-year real-life operations at sea. अच्छा, बस आपको ये पता होना चाहिए, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। हमेशा याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। The primary aim of surveillance radar design is to detect, हाँ फंक्शन क्या है इसका, and track small fishing vessels कि illegal fishing नहीं हो रही है coastal areas में, और illegal activities in the sea which also concerns आपका sea piracy। अच्छा, जो data collect होगा that will be used for information fusion center for Indian Ocean region। हमने ना एक डेटा सेंटर बनाया जिसका नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जहां पे ये सारा मैरिटाइम रीजन का डेटा हम कलेक्ट करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे और बाकी कंट्रीज के साथ जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके साथ शेयर करेंगे। अगेन, ये जो IFC IOR है ये सागर के अंडर आता है। द रेडार चेन विच विल लिंक अप सिमिलर सिस्टम्स इन इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स will provide a comprehensive live feed of ship movements in Indian Ocean region that can be used by friendly navies, जो अभी हमने बात करी है फ्रेंडली कंट्रीज के साथ। ऑलराइट, बाकी ये जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन है, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स हैं। ये है क्या, ये डेटा सेंटर करेगा क्या, और इंडिया ने ये सागर इनिशिएटिव के अंडर क्यों लॉन्च किया है, ये आप देख सकते हो अपने नोट्स में से, यही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो जनरली बहुतों को कंफ्यूज करता है, विच इज क्रूज मिसाइल वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, तो चलो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली कैसे काम करती है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल ना आप सीधी लॉन्च करते हो, और बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ पता क्या होता है, जैसे कि ये है लॉन्च साइट एक, और ये आपकी टारगेट साइट है, यहाँ पे आपने मिसाइल फेंकनी है, यहाँ से फेंकनी है। तो बैलिस्टिक मिसाइल आप ऐसे लॉन्च करोगे,
ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन में, और फिर यहां पे आप लैंड करवा दोगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स पहले आप सीधी लॉन्च करते हो, ऊंची सीधी लॉन्च करोगे, जैसे कि आप इसरो का कोई लॉन्च व्हीकल भेज रहे हो, राइट। सीधी लॉन्च करोगे, वो एटमॉस्फेयर में जाएगी और प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत अपने टारगेट को हिट करेगी, ठीक है। सो बैलिस्टिक मिसाइल फॉलोज अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी टू डिलीवर वन और मोर वॉरहेड्स ऑन अ प्रीडिटर्मिन्ड टारगेट। A ballistic trajectory is the path of an object that is launched but has no active propulsion during its actual flight. लॉन्च कर दिया, फिर बस आ गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली कैलकुलेशन मैथ्स पे चलता है। आपने बस लॉन्च करा है यहां से, जैसे एक तरह से आपने जैवलिन थ्रो करा है, भाला फेंका है, आपने बस यहां फोर्स लगाई है, उसके बाद ये अपने डिजायर्ड टारगेट पे पहुंच जाएगा यूजिंग साइंस मैथ्स, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कहां पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है और एयर की क्या रेजिस्टेंस है, वगैरह वगैरह। अच्छा, शॉर्टर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्टे विद इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, बट जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो तो पहले एटमॉस्फेयर से, जब अब ऊपर जा रही होती हैं, उन्हें एटमॉस्फेयर से बाहर फेंका जाता है और एटमॉस्फेयर से बाहर वो ट्रैवल करती हैं ऊपर और फिर उसके बाद री एंटर करती हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि लॉन्ग रेंज है ना, तो ऊंचा जाएंगी वो। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल अगर हम देखें, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी रेंज होती है 300 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। ये हमारी पृथ्वी मिसाइल्स है ना, जो पृथ्वी 1 2 3, वो इसके अंडर आएंगी। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स 1000 टू 3500 किलोमीटर, इसमें हमारी अग्नि 1 2 3 आएंगी। और इंटरमीडिएट रेंज लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनकी रेंज ये है, इसमें हमारी अग्नि 4 आएगी। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनकी 5000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज है, इसमें आपकी अग्नि 5 आएगी। क्लियर। अब बस बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल अगर आपको समझ आ गया, क्रूज मिसाइल्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। क्रूज मिसाइल एक एयरक्राफ्ट की तरह चलती हैं। इसमें क्या होगा, आप मिसाइल ऐसे लॉन्च करोगे और वो सीधी ट्रैवल करेगी जैसे एक फाइटर जेट हो, और फिर अपने टारगेट को हिट कर देगी, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं फॉलो करेगी, और तभी ये ना ज्यादा, इनकी रेंज भी लंबी नहीं होती और इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये फाइटर जेट की तरह जा रही हैं, तो ये सुपरसोनिक स्पीड्स, हाइपरसोनिक स्पीड्स पे भी आप यूज कर सकते हो। नाउ क्रूज मिसाइल इज अ गाइडेड मिसाइल यूज्ड अगेंस्ट टेरेस्ट्रियल टारगेट्स, यानी कि लैंड पे टारगेट्स। इट रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर थ्रू आउट इट्स फ्लाइट। इट फ्लाइज द मेजर पोर्शन ऑफ इट्स फ्लाइट पाथ एट अप्रॉक्सिमेटली कांस्टेंट स्पीड. Cruise missiles are designed to deliver a large warhead over long distances with high precision. Modern cruise missiles are capable of traveling at supersonic, यानी कि sound से ज़्यादा speed, high subsonic speeds. These are self-navigating and are able to fly on non-ballistic, extremely low altitude trajectory. ठीक है, बिकॉज ये हाइपरसोनिक स्पीड की क्रूज मिसाइल्स आ चुकी है ना, इन्हें इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है, डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, वो इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में ये बहुत मुश्किल है। नाउ टाइप्स ऑफ क्रूज मिसाइल्स क्या हैं? एक होती है सबसोनिक। नाउ सबसोनिक मिसाइल्स कौन सी होती हैं? देखो यहां पे मार्क लिखा हुआ है, MACH, है ना। जो मार्क 1 होता है ना, मार्क 1 का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड, मार्क 2 का मतलब है ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड, मार्क 3 का मतलब है थ्राइस द स्पीड ऑफ साउंड, राइट। तो सबसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होंगी जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से थोड़ी कम है, यानी कि देखो इधर लिखा हुआ है मार्क 0.8, है ना। तो इंडिया के पास एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है निर्भय, ठीक है। निर्भय मिसाइल इंडिया की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। देन हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल भी है जिसकी स्पीड 2 to 3 मार्क है। ये है हमारे पास ब्रह्मोस, ये सुपरसोनिक स्पीड यानी कि ट्वाइस और थ्राइस द स्पीड ऑफ साउंड, क्लियर। और जब आपकी मिसाइल की स्पीड मोर देन मार्क 5 हो, यानी कि 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा हो, उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। और हमारे पास है ब्रह्मोस 2, ये याद रखना है आपने। सो ब्रह्मोस 1 इज सुपरसोनिक एंड ब्रह्मोस 2 इज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इनका टैक्टिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। अभी रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ भी रिपोर्टेडली, अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट रिपोर्टेडली रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करी है। इसे इंटरसेप्ट करना, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, और ये अपना जो बॉम्ब है बहुत तेजी से डिलीवर कर देता है, एंड इट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू द एनिमी और देयर एग्जिस्टेंस ऑल्सो एट टाइम्स। खैर, अगर इस पे आप न्यूक्लियर वॉरहेड ही चढ़ा दो। खैर, ये होती हैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है।
अब हमारा थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक आ गया है एंटी टैंक मिसाइल्स। अब एंटी टैंक मिसाइल्स नाम से ही जैसे आप पता चलता है ये कैनिस्टर बेस्ड, जैसे कि आप यहाँ आदमी देख रहे हो यूएसए का सोल्जर, ये एक एंटी टैंक मिसाइल फायर कर रहा है। तो इसे आप बैटल फील्ड में कहीं भी लेके जा सकते हो और इसे आप ना टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हो। अभी रशिया के टैंक्स के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को ना यूएसए ने जैवलिन मिसाइल्स दी हैं। ये जैवलिन ही है जो ये यूएसए का सोल्जर चला रहा है। जैवलिन मिसाइल्स क्या है? एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। तो रशियन जो लोग हैं ना बिल्डिंगों में बैठ के रशिया के टैंक्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यूजिंग दीज जैवलिन। दीज आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव मिसाइल्स हैं जैवलिन यूएसए की। खैर, हम बात करेंगे इंडिया के पास कौन सी एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जो इंडिया ने खुद डेवलप की हैं, राइट? तो सबसे पहले जो हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल हमने बनाई थी वो थी नाग मिसाइल। इट इज इंडिया थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, गाइडेड मिसाइल का मतलब आपको एम लेने की जरूरत नहीं है, इस इंसान को ऑटोमेटिकली अपने टारगेट को ढूंढ लेगा ये। इसका फीचर क्या है? इट इज ऑल वेदर, फायर एंड फॉरगेट, फायर कर दिया अपने आप टारगेट पे लॉक कर लेगा ये। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है? 500 मीटर्स टू 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर दूर टैंक को भी हिट कर सकती है। इट हैज अ सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी ऑफ 90%, यानी कि कई बार ये एक टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2-3 मिसाइल्स फेंकनी पड़ती हैं उस पर, ये एक ही हिट कर देगी उसे। द फाइनल यूजर ट्रायल ऑफ नाग वाज सक्सेसफुली कैरिड आउट एट पोखरान रेंज इन राजस्थान। फिर हमारे पास एक और जो बाद में हमने एंटी टैंक मिसाइल बनाई थी जो ना हेलीकॉप्टर से हम फायर करेंगे। ठीक है, जिसका नाम हमने रखा था ध्रुवस्त्र। इट इज अ हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। तो ये नाग मिसाइल ही है, बस ये हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च कर सकते हो, हेंस इसका नाम हेलिना है, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। इसका नाम आपने ध्रुवस्त्र रखा है। इट इज अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास मिसाइल। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या है? फायर करो और भूल जाओ टारगेट के बारे में, अपने आप अपने टारगेट को ढूंढ लेगी। इट इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, इंडिजिनस है, हमने किसी से प्रोक्योर नहीं करी है। जैसे यूक्रेन ने जैवलिन यूएसए से ली है, ये हमने खुद बनाई है। एक और हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल है जिसका नाम है संत यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये लेटेस्ट हमने बनाई है। इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हेलिना इक्विप्ड विद एडवांस नोड माउंटेड सीकर। ये डीआरडीओ के लिए बनाई थी, डीआरडीओ ने बनाई थी इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिकली। तो ये जो ध्रुवस्त्र है ये इंडियन आर्मी भी यूज करती है अपने हेलीकॉप्टर से। ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए आपने ऐसे एंटी मिसाइल बनाई थी। It will have both lock-on after launch and lock-on before launch capability. India has successfully test-fired air-to-surface SANT missile from rooftop launcher at integrated test range. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है हमारा S-400 ट्रायम्फ। ट्रायम्फ इसे रशिया वाले कहते हैं, S-400 सिस्टम है। नाउ एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न वॉरफेयर में। यानी कि आपका एनिमी आपको एयर से अटैक कर सकता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट से अटैक करे, चाहे वो मिसाइल्स फेंके, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंके। तो अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वर्ल्ड में ना सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का S-400। ऐसे तो यूएसए का भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम उन्होंने रखा है थाड, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। बट मेनी डिफेंस एक्सपर्ट से कि S-400 उससे भी ज्यादा पोटेंट है, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए इंडिया यूएसए से लड़ने को तैयार हो गया था टू बाय दिस S-400 सिस्टम फ्रॉम रशिया। यूएसए ने इंडिया को मना किया था कि आप रशिया से ये बाय ना करें, हमसे कुछ ले लें, ठीक है, पर हमसे कोई और एयर डिफेंस सिस्टम ले लें, आप रशिया से ना लें, और अगर आप लोगे तो हम आप पे सैंक्शंस लगा सकते हैं। इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, बट S-400 बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑलरेडी चाइना के पास S-400 है जो रिपोर्टेडली चाइना ने अरुणाचल के पास और लद्दाख के पास डिप्लॉय किया हुआ है। तो इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं, S-400 ट्रायम्फ इज अ मोबाइल, यानी कि मूव कर सकते हो इसे आप, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइन बाय रशिया। It is the most dangerous operationally deployed modern long-range surface-to-air missile system in the world, considered much ahead of USA's THAAD. तो USA की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। The system can engage all types of aerial targets, including aircraft, UAVs यानी कि drones,
बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स। जनरली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, पर S-400 बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ भी को भी इंटरसेप्ट कर सकता है और क्रूज मिसाइल्स को भी रोक सकता है। और इसकी रेंज क्या है? 400 किलोमीटर की रेंज है। और कितनी हाइट तक जा सकता है? 30 किलोमीटर। बहुत अच्छा है, बहुत हाई परफॉर्मेंस है ये। The system can track 100 airborne targets and engage 6 of them simultaneously. It's very effective. अच्छा, इंडिया के साथ क्या डील थी? 2018 में इंडिया ने ये डील साइन करी थी जिसमें से 5.43 बिलियन डॉलर्स की, यूएस डॉलर्स की रशिया के साथ ये डील थी। यूएसए ने इंडिया को कहा था कि अगर आपने परचेज कर लिया तो हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे अंडर एन एक्ट, जो अमेरिका ने एक्ट एनैक्ट किया था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काटसा के तहत इंडिया पे सैंक्शंस लगाने को थ्रेट किया था, पर लगाई नहीं है। From India's point of view, China's acquisition of S-400 system has been viewed as a game changer and hence इंडिया ने सोचा कि अगर कल को चाइना और पाकिस्तान मिल के इंडिया से लड़े वॉर तो इट विल बी अ टू फ्रंट वॉर। तो उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होना जरूरी है, S-400 बीइंग वन ऑफ देम, एंड F-35 अगर यूएसए हमें दे दे तो बहुत हम काउंटर कर सकते हैं। क्लियर? मेक सेंस? चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जिसका नाम है स्मार्ट सिस्टम। देखो, स्मार्ट सिस्टम समझने से पहले आपको पता होने चाहिए टॉर्पीडोज क्या होते हैं। देखो, लैंड पे या एयर में एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल्स होती हैं। अब मान लो एक ऐसी मिसाइल एग्जिस्ट करती है जो अंडर वाटर भी जा सके, उसे हम टॉर्पीडो कहते हैं। तो अंडर वाटर मिसाइल्स को हम टॉर्पीडो कहेंगे बेसिकली, राइट? सो टॉर्पीडो इज अ वेपन कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ गाइडेड, सिगार की शेप है इसकी, अंडर वाटर प्रोजेक्टाइल दैट कैरीज अ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड। नाउ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक टॉर्पीडो बनाया है जो आप लैंड से फेंक सकते हो, ठीक है? तो ये शुरुआती फ्लाइट में अपनी मिसाइल की तरह एक्ट करेगी और जब सी तक पहुंच जाएगी, मरीन सरफेस तक पहुंच जाएगी, एकदम से उसमें से टॉर्पीडो निकलेगा। सो स्मार्ट इज अ मिसाइल असिस्टेड। मिसाइल असिस्टेड मतलब कि मान लो मैं हरियाणा से मिसाइल लॉन्च कर दूं और मुझे ना हिट करना है, एक न्यूक्लियर सबमरीन है अटलांटिक ओशन में, तो मैंने हरियाणा से मिसाइल लॉन्च कर दी। जैसे ही अटलांटिक ओशन में पहुंचूंगा सरफेस के पास, ये टॉर्पीडो लॉन्च हो जाएगा और अटलांटिक ओशन में एनिमी सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। स्मार्ट व्हेन लॉन्च फ्रॉम अ वॉरशिप और अ ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरी टेक्स ऑफ लाइक अ रेगुलर सुपरसोनिक मिसाइल। डीआरडीओ ने इसे बनाया था, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट भी कर चुका और इसकी रेंज 600 किलोमीटर है, ठीक है? अच्छा, इंडिया के पास क्या ऑलरेडी एक इंडिजिनस टॉर्पीडो एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। इंडिया के पास है वरुण अस्त्र। वरुण अस्त्र इंडिया का अपना टॉर्पीडो है जो इंडिया ने खुद बनाया था। फर्स्ट इंडिजिनस हैवी वेट शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। ये याद होना चाहिए आपको। स्मार्ट सिस्टम तो बना दिया है जो मिसाइल के थ्रू आप टॉर्पीडो लॉन्च करोगे, पर सबमरीन्स के थ्रू या शिप्स के थ्रू आप टॉर्पीडो लॉन्च कर सको, उसके लिए इंडिया को पहले खरीदने पड़ते थे यूएसए, रशिया से। अब इंडिया ने, डीआरडीओ ने खुद बना दिया, जिसका नाम रखा वरुण अस्त्र। वरुण अस्त्र इज अ शिप लॉन्च्ड हैवी वेट इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो which is capable of targeting quiet submarines both in deep and shallow waters. अच्छा, वरुण अस्त्र की रेंज क्या है? 40 किलोमीटर एंड कैन ट्रैवल अप टू अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर और इसकी डेप्थ पानी के नीचे 400 मीटर्स तक है। खैर, वरुण अस्त्र की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई है। अब स्मार्ट जो है हमारे पास सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, और कल को हमारा किसी और नेवी के साथ स्टैंड ऑफ होता है, उनकी सबमरीन हमारे इंडियन ओशन में आती है, स्पेशली चाइना की, तो हम उनसे लड़ सकते हैं, हमारे पास वेपन्स हैं थ्रू दिस स्मार्ट। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट है एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन क्या है? देखो, कल को आप, ये सिर्फ ना अभी तक हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, कल को आप सोच सकते हो कि आप किसी कंट्री पे अटैक भी करोगे ना। जब आप एयरक्राफ्ट भेजोगे ना अटैक करने के लिए, तो एनिमी के ग्राउंड पे ना बहुत सारी ऐसी इंस्टॉलेशंस होंगी जो आपकी एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम हो, उनके पास रेडार्स हो जो आपके एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकें,
और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका जो एयर बेस है वहाँ पे रनवे हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, उनके ऑलरेडी एयरक्राफ्ट्स को, एयर बेसिस को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, आप उनके रेडार्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो आपका जहाज एनिमी लाइंस के पीछे जाके पूरा एनिमी लाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना। उसके लिए आपके पास है सॉ। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सॉ फ्रॉम हॉक 1 जेट ऑफ HAL। अब सॉ क्या है? ये एक वेपन है, मिसाइल की तरह है, जो इन्वेडिंग आपके एयरफोर्स के जहाज, मान लो अभिनंदन जो थे जिन्होंने, जो आपको पता ही है बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में, वो पाकिस्तान जाते और ये वो स्मार्ट वेपन फेंक देते, तो पाकिस्तान के एयर बेसिस, रनवे वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते। सॉ इज एन इंडिजिनसली डिजाइंड स्टैंड ऑफ वेपन developed capable of engaging ground enemy airfield assets such as radar, bunker, taxi tracks, runways up to a range of 100 kilometers. ठीक है? The weapon is designed to strike ground targets, especially adversary airfield infrastructure, air bases जैसे similar strategically important installations. The high precision guided bomb is lightweight compared to weapon systems of the same class. ठीक है? बाकी ये 100 के बारे में कुछ और है इंफॉर्मेशन। खैर, इंडिया के पास ऑलरेडी एक और एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसका नाम है रुद्रम। एयर टू सरफेस मिसाइल मतलब आपके जो फाइटर जेट है वहां से आप फायर कर सकते हो और ग्राउंड पे किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ऑलरेडी आपके पास एक रुद्रम मिसाइल भी है जो एयर टू सरफेस मिसाइल है, उसके बारे में आप देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इंद्रजाल। ना इंद्रजाल पता क्या है? वेरी वेरी फैसिनेटिंग नेम बाय द वे। इंद्रजाल क्या है कि आप ना अपने एयर स्पेस को और अच्छे से डिफेंड करना चाहते हो। अब आपके एयर स्पेस में ना पहले एनिमी अटैक करता था थ्रू लेट्स सपोज क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, इनके थ्रू अटैक करता था। पर आज के ज़माने में नई टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स, वो ड्रोन्स के थ्रू भी अटैक कर सकता है और ड्रोन्स का मुकाबला आप ड्रोन से ही कर सकते हो। तो इंद्रजाल पता क्या होगा? लेट्स सपोज इंडिया के पास ना 1000 ड्रोन्स हैं JNK रीजन में, JNK भी छोड़ो, श्रीनगर में हमारे पास 5000 ड्रोन्स हैं। ठीक है, हम 5000 ड्रोन्स को ना श्रीनगर के एयर स्पेस में डिप्लॉय कर देंगे और ये सारे ड्रोन्स ना आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सिंक में भी काम करेंगे। कल को एनिमी कोई भी ड्रोन अगर भेजता है तो ये 1000 ड्रोन उससे फाइट करेंगे। तो एक तरह से स्मॉल थ्रेट ड्रोन से आपको बचाने के लिए आपने बहुत सारे ड्रोन्स लगा दिए जिसका नाम आपने दे दिया इंद्रजाल। So it is an autonomous defense weapon system that uses technologies such as artificial intelligence, cyber security and robotics to identify and counter threats. It is capable of protecting a large area, 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक का भी एरिया ये प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट ड्रोन्स, UAVs, इनकमिंग मिसाइल्स, ठीक है, छोटे छोटे बॉम्ब्स वगैरह। Indrajal, developed by Hyderabad-based Green Robotics company, came in the backdrop of possible use of drones in the recent attack in JNK. JNK में रिसेंटली ड्रोन्स के थ्रू टेररिस्ट ने और पाकिस्तान के ISI ने अटैक किया था, तो उसके रिस्पॉन्स में आपने सोचा है कि मॉडर्न टाइम्स में आपका एनिमी ड्रोन्स को यूज करके भी आपकी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्यों ना आप स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स डिप्लॉय कर दो टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट ड्रोन्स, एनिमी ड्रोन्स। तो उसके लिए है इंद्रजाल। ऑलराइट, एंड लास्ट है हमारा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। एक्चुअली हम चाहते हैं कि इंडिया में भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज और इंडिया की मिलिट्री के बीच में कोलैबोरेशन हो। हम चाहते हैं डिफेंस स्टार्टअप्स को भी एनकरेज किया जाए, क्योंकि यही डिफेंस स्टार्टअप्स नए नए इनोवेटिव डिफेंस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने चलाया है डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज 5.0। तो उसके बारे में कुछ ये बस 4-5 लाइनों की इंफॉर्मेशन है, ये आप नोट्स में से देख सकते हो। ऑलराइट, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्लियर? चलो फिर इसी के साथ हमारे आज के 10 कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं डिफेंस के। ये हमने 10 के 10 कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं एंड आई होप इसने आपकी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी कर दी है, काफ़ी वैल्यू एडिशन हुई है आपकी तैयारी में। डिफेंस में ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इतना ज़्यादा नहीं है जितना रटने का पोर्शन ज़्यादा है, इसीलिए हमने ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया है आज के लेक्चर में, फॉर वेरी सिंपल रीज़न कि इसमें आपको जो डिफेंस वेपन्स हैं हमारे,
उनकी बहुत डिटेल में कि ये कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते, ये आपको पता नहीं होना चाहिए। आपको बस इनका नाम पता होना चाहिए और थोड़े बहुत फीचर्स पता होने चाहिए, राइट? और इनकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पता होनी चाहिए, दैट्स इट। इसीलिए डिफेंस का जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा इसमें आपको याद नहीं रखना पड़ता है। क्लियर? ठीक है। तो अब मैं अगर आपको बताऊं तो हमारा बायोटेक्नोलॉजी कवर हो चुका है, हमारा आईटी एंड कंप्यूटर्स के 10 कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, स्पेस हो चुका है और आज डिफेंस हो चुका है। ठीक है, कल हम करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के 10 कॉन्सेप्ट्स, फिर हेल्थ और फिर मिसलेनियस इश्यूज। ऑलराइट, चलिए फिर that's it from my side, guys. I hope you enjoyed today's lecture and I hope it added some value to your preparation. Alright then, that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.